नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पहुंचे संतरा नगरी। पालक मंत्री नितिन राउत के साथ करेंगे फिल्म सिटी के लिए रामटेक खिंडसी का दौरा। ताड़ोबा की 2 दिवसीय पिकनिक पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे नागपुर। कहा वाइल्ड लाइफ से उन्हें है बेहद प्यार, सीधे ताड़ोबा के लिए हुए रवाना। और मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर मनसे का आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को नागपुर में जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त का आगमन हुआ। संजय दत्त ने दोपहर 12 बजे मुंबई से चार्टर फ्लाइट से नागपुर के लिए उड़ान भरी, जहां दोपहर को बाबा 1:30 बजे संतरा नगरी पहुंचे। बताया जा रहा है कि संजय दत्त दोपहर ऊर्जा मंत्री के साथ रामटेक स्थित खिंडसी का दौरा करने वाले हैं, जहां फिल्म सिटी बनाने के चलते प्रयास चल रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर संजय दत्त सीधे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। बाबा शांत है, वो बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ से बात कर रहे हैं, मैं बात भी करता हूँ। शनिवार को क्रिकेट जगत से मास्टर ब्लास्टर नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर संतरा नगरी पहुंचे, जहां नागपुर एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी अंजलि के साथ और कुछ परिवार के सदस्यों के साथ नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा में 2 दिन के दौरे पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे हुए हैं। वो सीधे नागपुर एयरपोर्ट से ताड़ोबा के लिए खुद ड्राइव करते हुए रवाना हुए। Want me to come again and again to Tadoba? सर गाडीला रस्ताही सोडला पाहिजे, थोडंसं रस्ताही सोडला। हाँ, बस हम लोग साइड में हो जाएंगे। ठीक है, हो गया, गाड़ी स्टार्ट है, आप लोग जाइए प्लीज। ओके। महाराष्ट्र में मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग को लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शहर के गणेश टेकड़ी परिसर में मंदिर खोले जाने की मांग राज्य सरकार से की है। राज्य भर में मंदिर खोले जाए, इस मांग को लेकर अब भाजपा के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी मैदान में उतर चुकी है, जहां शनिवार को नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर मंदिर खोले जाने की मांग राज्य सरकार से की। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हेमंत गडकरी ने मंदिर और धार्मिक स्थल जल्द खोले जाए, अन्यथा मनसे आंदोलन करेगी, ऐसी चेतावनी राज्य सरकार को दी है। सर्वांना माहिती आहे की कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्राचं निष्क्रिय निर्जीव जे सरकार आहे त्यांनी अजूनही असंख्य भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेलं मंदिर असेल, मस्जिद असेल, चर्च असतील, गुरुद्वारा असतील, बुद्धविहार असतील
हे सर्व बंद ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे अनेक भाविक आपल्या देवाच्या दर्शनापासून वंचित आहे. त्याचबरोबर या प्रार्थना स्थळांच्या आजूबाजूला जे व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक आहेत, ज्यांचं घरदार त्याच्यावर अवलंबून आहे, या सर्वांचे व्यवसाय बंद आहेत. त्यांच्या घरामध्ये खाण्याचे वांदे होत आहेत. तरी सुद्धा उद्धव ठाकरेंचं सरकार हे बघ्याची भूमिका घेत आहेत. अशा अवस्थेमध्ये सर्वसामान्यांचे जननायक असलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी या झोपी गेलेल्या सरकारला जाग यावी, म्हणून मंदिरं सुरू व्हावे याकरता एक आव्हान सरकारला गेलेलं आहे. आणि सरकार जर का ऐकत नसेल तर महाराष्ट्र सैनिकांनी प्रत्येक मंदिराच्या समोर जाऊन घंटानाद निदर्शने करून झोपी गेलेल्या सरकारची झोप उघडावी याकरता आंदोलनाचा आदेश आम्हाला दिला होता. आणि त्यानुसार आज नागपुरातील सर्व महाराष्ट्र सैनिकांनी, महिला भगिनींनी, विद्यार्थी बांधव भगिनींनी या सर्वांनी अतिशय जबरदस्त आंदोलन या नागपूरचं श्रद्धास्थान असलेल्या टेकडी गणेश मंदिराच्या परिसरामध्ये केलेलं आहे. ओबीसी आरक्षण के बीच मचे घमासान के बीच अब उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेता भी महाराष्ट्र में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे कांग्रेस की चुनावी स्टंटबाजी करार देते हुए राज्य सरकार के कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित औपचारिक चर्चा के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया. मला वाटतं काँग्रेसनी ही जी मागणी लावून धरली आहे ही मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका या भागातल्या आणि येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या मताच्या राजकारणाकडे डोळा टाकण्याकरता केलेली मागणी असावी असं मला वाटतं. कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्ष झालंय. काँग्रेसनी यापूर्वी अशी कधीच मागणी केली नाही आणि या निवडणुकीच्या तोंडासमोर अशी मागणी करणे म्हणजे केवळ निवडणुकीचा स्टंट आहे असं मला वाटतं. केंद्र आणि राज्य सरकारलाच अधिकार दिले आहे, त्यांनी निर्णय घ्यावा, पण निर्णय घेताना त्या ठिकाणी नियम, अटी, शर्ती ज्या आहेत ओबीसी आरक्षणाबद्दलच्या, आधीच तर मराठा आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला जे दिलं होतं. ओबीसी आरक्षण ते देवेंद्र फडणवीसांनी अध्यादेश काढून दिलं, त्याचा बट्ट्याबोळ केला. आणि आता धनगर आरक्षणाचं त्या ठिकाणी काहीच सरकार करत नाही. एकीकडे जे आरक्षण होते ते संपत चालले आणि आता ऐन निवडणुकीच्या काळात अशा गोष्टी करून त्या ठिकाणी केवळ मतं घेण्याचं दुसरं काय कारण नाही आहे. या लोकांची जमीन खसकली आहे पायाखालची. महाविकास आघाडी सरकार सर्व विकासाच्या विषयावर फेल झाला आहे आणि म्हणून मताच्या राजकारणाकरता कुणीतरी उठतं, कोणीतरी काहीतरी बोलतं. आधीच तर आरक्षणाचे प्रश्न प्रलंबित आहे आणि म्हणून हे निवडणुकीचा स्टंट आहे असं मला वाटतं. असं आहे की पहिले तर यांच्या मनात काय समजू द्या, निवडणुकीचा स्टंट आहे का, खरंच त्यांना आरक्षण द्यायचं आहे का, खरंच ती मागणी किती त्या ठिकाणी ग्राह्य आहे, या साऱ्या गोष्टी तपासून ठीक आहे, त्यांनी सरकारने तपासाव्या. पण मला तर वाटतं केवळ निवडणुकीच्या मताकरता केलेली एक काँग्रेसचा नेता मागणी करतो आणि दुसरा काँग्रेसचा नेता हो म्हणतो. एक काँग्रेसच्या नेत्याने मागणी केली, दुसऱ्या काँग्रेसच्या नेत्याने विचार करू म्हटलं. आपल्याला कळतं या महाराष्ट्राला की हा निवडणुकीचा स्टंट आहे म्हणून. माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी दोन्ही बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाकरता काय करावं लागेल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे त्यांनी विस्तृत मांडलं. कायदे तज्ज्ञांनी ते मान्य केलं, बैठकीत त्यांनी मान्य केलं, पण दोनों बैठकीत माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक रेशीमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर भवन में शुरू हुई. जानकारी के अनुसार बैठक की शुरुआत ही देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर हुई, जिसमें संघ के वरिष्ठों ने संगठन प्रमुखों का मार्गदर्शन किया और उनके सुझाव भी मांगे. शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हुई. संघ ने बैठक को पूरी तरह से गोपनीय रखा है. बैठक में शामिल प्रतिनिधियों के मोबाइल भी बंद करवा दिए गए. बैठक में इस वर्ष देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किए जाने की संभावना है. बैठक रात करीब 9 बजे तक चलती रही. जानकारी मिली है कि अलग अलग संगठन प्रमुखों से अलग अलग चर्चा भी की गई है. संगठन के अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी ही बैठक में शामिल हुए हैं.
बैठक का मार्गदर्शन सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सह कार्यवाह भैयाजी जोशी के अलावा 5 सह सर कार्यवाह करने वाले हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर भी सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाए हुए हैं। सूत्र ने बताया कि बैठक के दूसरे दिन यानी 4 सितंबर को सभी संगठनों से उनकी कार्य रिपोर्ट ली जाएगी। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के आने की संभावना भी जताई जा रही है। संगठन प्रमुखों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आने वाली अड़चनों और उसके निराकरण के लिए सरकार के सहयोग आदि पर भी चर्चा होने की जानकारी मिली है। वाहन चोर को पता भी नहीं होगा कि उसकी कारस्तानी पुलिस को पता चलते ही उसे धर दबोचा जाएगा। अंबाजरी पुलिस ने शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर ही 2 पहिया वाहन चोर को पकड़ लिया। उसके पास से वाहन भी बरामद कर लिए गए। आरोपी गणेश नगर दाभा निवासी मुकेश फुलचंद शरणागत बताया गया। पूछताछ में पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई। मुकेश के पिता सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं और उसका एक भाई भी महाराष्ट्र पुलिस में है। वह विवाहित है लेकिन नशे की लत की वजह से चोरियां करने लगा है। जानकारी के अनुसार भाग्यश्री लेआउट त्रिमूर्ति नगर निवासी मुकुंद किशनराव चौरे ने गुरुवार 2 सितंबर को अपना 2 पहिया वाहन रविनगर चौक पर ओल्ड दंदे हॉस्पिटल के सामने खड़ा किया। वाहन को हैंडल लॉक लगाकर वे अपने काम से चले गए। रात करीब 9:30 बजे लौटने पर उन्हें वाहन नहीं दिखा। कुछ देर में ही समझ आ गया कि वाहन चोरी हो गया। मुकेश को यह पता नहीं था कि उसकी सारी हरकत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। मुकुंद शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे अंबाजरी थाने पहुंचे और अपना 2 पहिया वाहन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पीआई अशोक बागुल के नेतृत्व में जांच शुरू हो गई। तुरंत ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची गई तो मुकेश चोरी करता दिखाई दिया। आनन फानन में पंटरों पर काम पर लगा दिया और कुछ देर में ही उसका पता भी मिला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी की कबूली दी। उसकी निशानदेही पर 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिया गया। काल रोजी आमच्याकडे इथं दंडे हॉस्पिटल आहे, त्याच्या समोरून एक स्प्लेंडर चोरीला गेल्याची फिर्याद आली आमच्याकडे आणि जसं ती फिर्याद आली तसं आम्ही CCTV फुटेज आणि बाकीचं ट्रॅडिशनल आणि सगळं काही टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जे पोलिसिंग करू शकतो ते केलं आणि विदिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाईम आम्ही आरोपीला पकडलं। मुद्देमाला सहित मुकुंद किशनराव चौरे असं ते आरोपीचं नाव आहे। त्याच्याकडून ती चोरीला गेलेली गाडी जप्त करण्यात आलेली असून त्याची अटक करून पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आलेली आहे। 7 तारखेपर्यंत त्याची कस्टडी मिळालेली आहे। त्याच्यामध्ये विचारपूस करून त्याने कसा गुन्हा केला, काय केला, इतरही काही गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे का याचं इंट्रोगेशन करून योग्य तो तपास करण्यात येईल। ही कारवाई आमचे ACP आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, आमच्या DCP श्रीमती विनीता साहू मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची टीम API कपूर, आमचे दीपक अवचट, योगीराज, विजय, सतीश आणि दिनेश यांच्या टीमने केलेली आहे आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष भी जिले में पोला का मेला नहीं लग पाएगा। जिलाधिकारी विमला आर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। पिछले वर्ष भी पोला पर्व सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया था। प्रशासन के इस फैसले से एक और जहां बच्चों में निराशा का वातावरण है, वहीं दूसरी ओर पोला से संबंधित विविध सामग्री की दुकानें लगाने वाले में भी मायूसी है। पोला का त्योहार ग्रामीण भागों के साथ ही शहर में भी उत्साह से मनाया जाता है। सार्वजनिक रूप से बड़ा व तान्हा पोला आयोजित किया जाता है।
मेला लगता है और ग्रामीण भागों में बैलों की पूजा की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा है कि मेला में भीड़ होने के चलते कोरोना के फैलने का खतरा हो सकता है, इसीलिए राज्य सरकार ने मेला के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक रूप से पोला मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सादगी से त्योहार मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ न करें जिससे बच्चों को भी खतरा पैदा हो। पोला पर बैलों की पूजा की जाती है। इससे संबंधित सामग्री की दुकानें बड़े पैमाने पर लगती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने पर पाबंदी होने से लोग घर घर में ही त्योहार मनाएंगे। खास तौर पर बच्चों को तान्हा पोला का इंतजार रहता है। कोरोना की वजह से बच्चे भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। नागपुर में 5 सितंबर को नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस द्वारा संकल्प दिन का निधि प्रदान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शहर के आमदार निवास में होने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के इस कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को एनडीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट धनंजय वंजारी ने पत्र परिषद के दौरान दी। आज का ये जो प्रोग्राम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, परसों 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन होने के कारण मेरे सारे सहकारियों के सहमति से एक संकल्प दिवस मनाने की हमने साजिश की है और उसके तहत यहाँ पर एमएलए हॉस्टल के कैंटीन हॉल में सुबह 11 बजे उस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। मैंने सबको, सारे पत्रकार बांधवों को न्योता देने के लिए आज ये पत्रकार परिषद करी है। और जो हमारी पार्टी फॉर्म हुई है, ये पार्टी भले ही नई है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी का कोई भी प्रस्तावित जो पक्ष है वो बचा नहीं। और इसके लिए ओबीसी के जो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ओबीसी के साथ जो ओबीसी तर बांधव हमारे हैं, SC/ST बांधव हैं, आदिवासी है, मुस्लिम्स है, अल्पसंख्याक है, कुंवारी समाज के लोग हैं, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, विमुक्त जाति के लोग हैं, VJNT DTNT के लोग हैं, इन सब का अगर आपने एक तरीके से ब्यौरा लिया तो पूरे देश में हम लोग बहुसंख्य है और बहुसंख्यवाद के तहत बहुसंख्य ही राजकीय सत्ता में होने चाहिए। लेकिन चित्र विपरीत है। बहुसंख्य को अपने साथ में गुलाम की तहत रखकर जो सत्ताधीश बने हुए हैं, वो सत्ताधीश ओबीसी और ओबीसी तर लोगों के भला चाहने वाले नहीं हैं। बोलने के लिए एक बात है, लेकिन पॉलिटिक्स भीतर से दूसरा किया जाता है। इससे रास्ता क्या निकलेगा कि ओबीसी और ओबीसी तर बहनों भाइयों का अपना एक स्वतंत्र रूप से राजकीय अस्तित्व होना समय की पुकार है। और ये समय की आवाज़ को सुनते हुए हमने इस पक्ष की स्थापना की। आने वाले 5 तारीख को, परसों 5 सितंबर 2021 को हम लोग संकल्प दिवस और निधि संकलन, निधि प्रदान दिन के तहत इसको मना रहे हैं। हाईकोर्ट ने गणेशपेट एसटी स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर निजी बसों के ठहरने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का सख्ती से पालन शुरू हो गया है। इसके बाद भी यदि प्राइवेट बस संचालक नहीं माने तो उनकी बसें जब्त कर ली जाएगी। ये चेतावनी शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। उल्लेखनीय है कि वे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार शनिवार को नागपुर पुलिस विभाग में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। अपने कार्यकाल को बेहतर और अनुभवशील बताते हुए सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि गणेशपेट एसटी स्टैंड के पास प्राइवेट बसों की मनमानी की काफी शिकायतें मिल रही हैं। इस परिसर में 28 लोगों की 58 बसें खड़ी रहती है। हाईकोर्ट ने यहां से 200 मीटर पर प्राइवेट बसों की पार्किंग तक मना है, लेकिन बस संचालक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में शहर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि फिर बस संचालक कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। शहर के गंगा जमुना क्षेत्र को सार्वजनिक स्थान घोषित करने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यहां 5 और वैश्यालयों को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत गंगा जमुना को सील कर दिया गया था। 2 वैश्यालयों को पहले ही सील कर दिया गया है। पुलिस अब ग्राहकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अगर यहाँ कोई ग्राहक मिलता है तो उस पर पीटा एक्ट के तहत चालान किए जाएंगे। इसमें 3 महीने की सजा होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ वैश्याओं के पुनर्वास के लिए कटिबद्ध है। यदि वे अनुरोध करती है तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी गंगा जमुना से धारा 144 हटा दी गई है। शहर में पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव पूरा करने के उद्देश्य से महानगर पालिका की ओर से अब महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार न केवल पीओपी बल्कि मिट्टी से बनाए जाने वाली गणेश मूर्तियों का भी तालाबों में विसर्जन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मूर्तियों का विसर्जन अब केवल कृत्रिम तालाब में ही किया जा सकेगा। इसके अलावा पीओपी मूर्तियों की खरीदारी व बिक्री पर भी बंदी होने के कारण इस तरह का व्यापार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी के निर्देशों के अनुसार घन कचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त राजेश भगत द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। बताया जाता है कि गणेशोत्सव की तैयारियों के संदर्भ में हुई बैठक के दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए। महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि प्रत्येक जोन में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल कृत्रिम टैंक की व्यवस्था भी जोन द्वारा की जाएगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव स्थल व घरेलू गणेश मूर्तियों के निर्माल्य संकलन के लिए स्वतंत्र वाहनों की व्यवस्था कचरा संकलन एजेंसी द्वारा की जाएगी। जारी किए गए आदेशों के अनुसार पीओपी मूर्तियों के प्रतिबंध के साथ ही मूर्तियों के सजावट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक और थर्माकोल पर भी पूर्णतः प्रतिबंध जारी किया गया। लगाई गई पाबंदी के अनुसार वस्तुओं की सजावट नहीं करने तथा घरेलू गणेश मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही करने की अपील भी मनपा ने की। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। इससे लड़ने के लिए महानगर पालिका तैयार हो रही है। अब राज्य सरकार की ओर से भी लगातार वैक्सीनेशन का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराए जाने से इसका सामान्य अभियान भी निरंतर जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा मनपा की ओर से वैक्सीनेशन आपके द्वार नया अभियान शुरू किया गया है। जिस व्यक्ति को सेंटर पर जाकर वैक्सीन लेना संभव नहीं, उन्हें घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी के मार्गदर्शन में गिट्टी खदान से इस मुहिम की शुरुआत की गई। धर्मपेट जोन से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बताया जाता है कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों में संभ्रम की स्थिति है। कई कारणों से वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। विशेष रूप से झोपड़पट्टी क्षेत्र में इसका प्रमाण अधिक होने के कारण महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से समुपदेशन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही कारगर उपाय होने का महत्व समझाया जा रहा है। धर्मपेट जोन में शुरू किए गए अभियान में 4 डॉक्टर और नर्स तथा 8 आशा वर्कर्स को मिलाकर अलग से टीम बनाई गई है। धर्मपेट जोन की जोनल वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भावना सोनकुसले के नेतृत्व में अभियान का संचालन किया जा रहा है। महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि वैक्सीनेशन आपके द्वार के अलावा नियमित रूप से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार को भी मनपा और सरकारी मिलाकर कुल 150 सेंटर्स पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पहले और दूसरे डोज के लिए पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराया गया है, जिससे अधिक लोगों को वैक्सीन लेने की अपील भी की गई। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन पंजीयन का भी विकल्प रखा गया है। इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सीनेशन और अन्य सेंटर्स पर कोवैक्सीन का भी टीका उपलब्ध कराया जाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड सभी आयु वर्ग के लोगों को उपलब्ध की जा रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।